इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी फ्लॉप थी, मैं रिपीट करूंगा फ्लॉप थी। हमारी इंपोर्ट जो है वो $40 बिलियन की हुई है गुज़िश्ता साल, और एक्सपोर्ट हमारी $20 बिलियन की हुई है, यानी ट्रेड डेफिसिट इनका फर्क इंपोर्ट एक्सपोर्ट का $20 बिलियन था। अब इस $20 बिलियन को यानी आपको पे ज्यादा करना है, आपका आउटफ्लो बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं और आपके इनफ्लो डॉलर जो है वो आधे हैं। हमने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खुद तजवीज किया स्टेट बैंक को कि लग्जरी गुड्स के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाएं, उनको बैन करें या बैन नहीं करते तो डिस्करेज करें। हमने अपनी चादर के बराबर पैर फैलाना है। हाँ, अगर हमारी एक्सपोर्ट $60 बिलियन की होती है तो हम 40 बिलियन 50 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं पार्लियामेंट का बड़ा अहम किरदार है कि वो ऐसी पॉलिसीज को जो आपके एंड रिजल्ट को मुतासिर कर रहे हो, जो आपके परफॉर्मेंस को मुतासिर कर रहे हैं, जो आपके ज़खायर को मुतासिर कर रहे हो, जो आपके रुपए की कीमत को मुतासिर कर रहे हो, उनको रिव्यू किया जाए, क्वार्टरली रिव्यू किया जाए। और एट एनी स्टेज अगर ये सिफारिश मिलती है, ये रिकमेंडेशंस और प्रपोजल्स मिलते हैं कि उसको रिव्यू किया जाए तो व्हाई नॉट। प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव पॉलिसी हुकूमत का नज़्मुल ऐन होना चाहिए। तो जो जो रुकावटें हैं अगर हम 61 साल में उसको नहीं निकालेंगे तो कब होंगे। और जो पॉलिसीज तैयार हैं हमें कोई चीज री इन्वेंट नहीं करना। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो बड़ा एक उनका रोल होगा कि इस पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट स्टेज पे नीचे तक लाएं। और जो सालों साल चेंबर्स, फेडरेशन, तंजीमें, ट्रेड एसोसिएशन की एक बात कर रही है जिसपे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या उस पर डिसीजन नहीं हो रहा है, वो सारे तैयार हैं, उसको अब इम्प्लीमेंट करें। ये एक स्टेप अब लेना पड़ेगा और ये ना कोई पॉलिटिकल है, ये सारा मुल्क के सर्वाइवल का है। आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में जबकि हमारे लेफ्ट और राइट, चाइना और इंडिया जो हैं वो एक इमर्जिंग इकॉनमी है, जो जहां वहां पे एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, उससे और उन्होंने जैसे किया है कि अपने रॉ मटेरियल और पूरी दुनिया की मार्केट को सामने रख के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए। अगर आप देखें इस वक्त जो हम इंडस्ट्रियल हमारी इकॉनमी जो क्राइसिस में है उसको अगर आप तज्जिया करें तो आपको ये पता चलता है कि 9/11 के बाद $25 बिलियन आए। 86% पैसा जो था वो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, नॉलेज इकॉनमी, सर्विसेज सेक्टर जिसको हम रियल इकॉनमी कहते हैं उसमें जाने की बजाय वो पैरेलल इकॉनमी में चला गया। लेजिस्लेशन लेवल पे ये होना चाहिए कि जो पैसे की रस्ते हैं उसके ऊपर जो इंडस्ट्री है उसको आप फैसिलिटेट अगर नहीं करते तो कम से कम इक्वल प्ले फील्ड तो दें। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट हैज टू प्ले ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये हमारा मुल्क है, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, रोजगार नहीं मुहैया होगी। सबसे पहले तो एक लफ्ज है बेल आउट। बेल आउट होनी चाहिए, उसमें आप मार्कअप रेट को कम करें, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आप प्रॉपर सप्लाई उसको करें, उसके बाद गैस की जो सप्लाई है उसको भी आप प्रॉपर करें, और उसके बाद रिलीफ दें अपना। उसमें बैंक्स को चाहिए कि हमें को रिलीफ दें कि हमने जो रीपेमेंट्स करनी है बजाय इसके कि हम उसको डिफॉल्ट कर जाएं, हमें को ग्रेस पीरियड दे दें। फॉर एग्जांपल 1 साल के अंदर हम उनकी रीपेमेंट्स कर सकें, मार्कअप रेट के साथ करें बिल्कुल, मगर यह है कि इस किस्म की गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। देखा जाए तो मुल्क की सनत का माशी तरक्की में हिस्सा नाकाफी है और 1968 से अब तक मसनूआत की तैयारी का मजमूई मुल्क की पैदावार या GDP में 30% से कम हिस्सा रहा है, जबकि इसके बरक्स खित्ते के दूसरे ममालिक में काफी उम्मीद अफजा नताइज हासिल हुए हैं। मिसाल के तौर पर मलाइशिया में इसी अरसे के दौरान सनती पैदावार में 280%, थाईलैंड में 170%, जबकि जनूबी कोरिया में 120% इजाफा हुआ है। 2007 में कपास की कम पैदावार के बायस तकरीबन 150 से जायद हौजरी की फैक्ट्रियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई हैं, जिसकी वजूहात में गैर मौसमी बारिशें, मिलीबग और कॉटन लीफ कर्ल वायरस जैसी तबाहकुन बीमारियां शामिल हैं। इन बीमारियों के बायस कपास की पैदावार पिछले कई सालों के मुकाबले में कम रही, जिसके बायस टेक्सटाइल के शोबे को काफी नुकसान पहुंचा। न सिर्फ ये बल्कि मुकामी मंडी में कपास की कीमतों में जरूरत से कई गुना ज्यादा इजाफा देखने में आया और फी मन बोरी की कीमत 2,600 रुपए से बढ़कर 3,250 रुपए हो गई। इस तरह औसत दर्जे की कपास की कीमतों में
तकरीबन 7.5 रुपए फी आउंस का इजाफा हुआ, जबकि बेहतर क्वालिटी की कपास कीमत में इजाफे के बाद 60 रुपए फी आउंस के हिसाब से फरोख्त की गई। कपास की कीमत में इजाफे से इस बात का अंदाजा होता है कि इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से वज़ा की जाने वाली पॉलिसी गैर सूदमंद साबित हुई। हुकूमत की गलत पॉलिसी के बायस न सिर्फ कीमतों में इजाफा हुआ बल्कि टेक्सटाइल के शोबे की बरामदात में भी काफी कमी वाक़ हुई। ऐसे वक्त में हुकूमत की जानिब से किसी ऐसी हिकमत अमली की जरूरत है जिसके तहत मुख्तलिफ ज़ख़ीरा अंदोजों से कपास हासिल करके हौजरी के शोबे को तबाही से बचाया जा सके। इस सिलसिले में हुकूमत को भारत और वस्ती एशियाई ममालिक से कपास की दरामद पर से पाबंदी हटा लेनी चाहिए ताकि मुकामी सनत को दरपेश मुश्किलात से निकाला जा सके। हमें इस बात को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान में ज़राअत और सनत एक दूसरे के ताबे हैं और हुकूमत को ऐसी कोई भी पॉलिसी मुरतब नहीं करनी चाहिए जिसका किसी एक शोबे पर मनफी असर हो। दूसरे शोबों की तरह डेयरी के शोबे में काम करने के मुकाबले में मेहनत कश अफराद की कमी है। इस शोबे को भी बेशुमार मुश्किलात का सामना है, जैसे मवेशियों के लिए खुराक की कमी, अशिया की तैयारी पर आने वाली लागत में इजाफा, वसाइल की तंगी और अशिया को फरोख्त करने के लिए नाकस निजाम। इन तमाम वजूहात की वजह से डेयरी सेक्टर अपनी भरपूर सलाहियतों को बरूए कार नहीं ला सका। बाड़े से दूध की तरसील का काम मुख्तलिफ सवारियों में किया जाता है, जैसे पिकअप, मोटरसाइकिल और ट्रक वगैरह। ताहम नाकिस सड़कों के बायस दूध दूर दराज इलाकों में पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसलिए गवाले दूध की तरसील का काम करीब के इलाकों तक महदूद रखते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में दूसरे सनती शोबों की तरह डेयरी सेक्टर के हवाले से भी कोई निजाम मौजूद नहीं जिसके जरिए दूध की क्वालिटी को जांचा जा सके, जिसके बायस मुल्क में दूध और इससे तैयार की गई अशिया में हिफ्जान सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता। बाड़े से लेकर शहर की मंडी तक किसी भी जगह कोई ऐसी लैब नहीं जहां दूध की क्वालिटी की जांच पड़ताल की जा सके। न सिर्फ ये बल्कि कई इलाकों में दूध और दूसरी खाने पीने की अशिया खुले आसमान के नीचे फरोख्त हो रही हैं और लोग बेहतर सहूलियात की कमी के बायस इन अशिया को इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। दूसरी जानिब दूध में पानी की मिलावट भी बहुत आम है। वैसे तो इन अशिया की फरोख्त गवाले खुद ही करते हैं, लेकिन कई जगहों पर यह काम चंद कमीशन एजेंट्स करते हैं। इस सेक्टर के मसाइल से निमटने के लिए ऐसी मनसूबाबंदी की जरूरत है जिसके जरिए जदीद तकाजों को बरोए कार लाते हुए मसाइल पर काबू पाया जा सके। फार्मास्यूटिकल के शोबे को माशरती ग्लोबलाइजेशन का सामना। पाकिस्तान की माशी तरक्की में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। मौजूदा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में सालाना $2 अरब की अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं। इस शोबे से 316 कंपनियां मुंसलिक हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए अद्वियात तैयार कर रही हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 30 के करीब गैर मुल्की कंपनियां मुल्क में काम कर रही हैं। तकरीबन 80% मुल्की जरूरियात को पूरा कर रही हैं। अद्वियात की तैयारी के लिए 95% खाम माल चीन, भारत, जापान, बरतानिया, जर्मनी, हॉलैंड और कई दूसरे ममालिक से दरामद किया जाता है, जिसमें अरबों रुपए सर्फ होते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे इक़दाम किए जाएं जिससे मुकामी वसाइल से फायदा उठाते हुए अद्वियात तैयार की जाए ताकि दरामदाद में खर्च होने वाले अरबों रुपए बचाए जा सके और इन अखराजात में कमी लाई जा सके। मुल्क में अद्वियात के इस्तेमाल में सालाना 20% इजाफा हो रहा है। ताहम हैरानकुन और अफसोसनाक बात यह है कि 50% आबादी अब भी कई जरूरी अद्वियात से महरूम है। पिछले चंद बरसों में अद्वियात की कई नई कंपनियां वजूद में आईं, ताहम महदूद वसाइल के बायस वो बरामदाद में अपना भरपूर हिस्सा नहीं हासिल कर सकी। मुकामी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ी आजमाइश है। इस नए तरीकेकार में बड़ी कंपनियां एक दूसरे के इश्तराक से मजीद मुस्तहकम हो जाएंगी और दुनिया भर में मुकाबला शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। हमें चाहिए कि अपने सनती शोबे से मुताल्लिक पॉलिसियां इस तरह तरतीब दें जिससे एक तरफ मुल्क की बरामदाद में इजाफा हो और दूसरी जानिब WTO के पेश करदा उसूलों के इतलाक के बाद दरपेश आने वाली मुश्किलात का सामना किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह दूसरे कई शोबे हैं जिनको अनगिनत दुश्वारियों का